हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट अड्डा। और पहली बात कि पिछले कुछ दिनों से थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए ज़्यादा घबराएं ना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिन में ये इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 5-6 दिन की और बात है। उसके बाद वीडियो जो है आपको कंटिन्यूसली डेली शाम 4 बजे अपलोड हो जाएगी, और बीच बीच में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड होती रहे। तो बने रहिए और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करिए। कुछ दिन की बात है, बाकी सिलेबस कंप्लीट है, वहाँ से आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग भी चैनल पे ऑलरेडी हैं तो वो लोग घबराएं ना। हम कोशिश कर रहे हैं 10 दिन में हम सारा कुछ कवर कर देंगे। और आप जो भी सिलेबस, मतलब कि जो थ्योरी है, उसको ज़रूर पढ़िए। मेन टॉपिक आपने जो क्वेश्चन करा है उससे रिलेटेड जो टॉपिक आपको लगता है कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को बेसिकली ज़रूर कवर कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी को ज़रूर कवर कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से बायोलॉजी ही सबका बाप है। मतलब बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका जो सिलेबस है, उसका जो टॉपिक है वो ज़्यादा है इन दोनों के कंपेरिजन में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है कि पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी पढ़िए। यहाँ पे सामग्री दी है, यहाँ पे उसके यूज दिए हैं, और हमें ये बताना है कि जो सामग्री है उसके यूज कौन से होते हैं। आघातवर्ध है। आघातवर्ध का मतलब होता है कि मतलब किसी भी धातु को पीट पीट करके उसका पतला चादर बना देना, तो वो धातु को हम आघातवर्धनीय बोलते हैं। ठीक, तो आघातवर्धनीय क्या होता है? भोज्य सामग्री को लपेटने में। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम का जो पेज होता है उसमें खाने की चीज़ें लपेट करके दी जाती है मार्केट में, या फिर हम लंच बॉक्स में लेकर के जाते हैं, तो वो रैप करने के लिए एक पतली चादर होती है धातु की, जो पीट पीट कर बनाई जाती है। उच्च गलनांक दिया है। हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? संधारित्रों के तापन तंतु, मतलब कि इनका तापन तंतु उच्च गलनांक का होता है, क्योंकि अगर करंट ज़्यादा मात्रा में फ्लो हो जाएगा तो वो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। उसके लिए हाई करंट चाहिए होगा, तब उसका मतलब कि जो तंतु होगा वो गलेगा। ठीक, क्योंकि उसका गलनांक ज़्यादा होता है। ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक, तो ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक जो होगा वो सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होगा, और तभी वो वहाँ पे ऊष्मा और प्रकाश का चालन होगा। प्रबल का मतलब कि एकदम स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस हो, तो वो सेतु निर्माण में यूज़ किया जाता है। सेतु आपको पता ही होगा कि आने जाने के लिए जो मार्ग बनाए जाते हैं जनरली पानी के ऊपर से, तो वहाँ पे सेतु जो बनाए जाते हैं उनमें जो सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही प्रबल होते हैं, ताकि जल्दी ख़राब ना हो, उनमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऊष्मा प्रसार गुणांक उच्च हो तो वो होगा थर्मामीटर के निर्माण में, ताकि जो थर्मामीटर होते हैं वो उनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका ऊष्मा प्रसार गुणांक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ए का क्या है? थर्ड है। बी का क्या है? बी का है उच्च गलनांक, तो ये है 5। तो ए का थर्ड, बी का 5 कहाँ पे है? ए का थर्ड, बी का 5 यहाँ पे थर्ड में है। थर्ड आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको फोर्स एंड प्रेशर से दिया हुआ है। दिया है कि किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दाब के बारे में कुछ कथन पूछा गया है कि दाब जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो दाब होता है, प्रेशर जो होता है, फोर्स अपॉन का एरिया होता है। ठीक, ये आपका इसका प्रेशर का फार्मूला हो गया। दूसरा दिया है कि दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, तो ये गलत है। दाब की दिशा और बल की दिशा दोनों सेम होती है। दाब और बल का मात्रक एक ही होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। फोर्स का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा प्रेशर यानी कि दाब का मात्रक, और फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। राइट आंसर कौन सा बनेगा? ए बनेगा, तो सेकेंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
100 लंबी पैदल यात्रा पर गया। पैदल चलते समय एकाएक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिश पार्श्व में उगी किसी झाड़ी से लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया, उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय के पास किसी एक पौधे की एक पत्ती ली, उसे मसला और फिर उसके रस के हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्रमशः क्या हो सकती है? तो आपको पता है कि चींटी काटने से या फिर बिच्छू के डंक में वहाँ पे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो और कुछ पौधे भी होते हैं जो कि इस तरीके के अम्ल प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारे हाथों पे लग जाता है या फिर पैरों में लग जाता है तो वहाँ पे एसिड जहाँ पे एसिडिक नेचर होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्षार यूज़ करते हैं। तो उसने क्या करा होगा? क्षार लगाया होगा। तो जो उसने डंक लगा तो वो अम्लीय होगा और जो उसने पत्ती रगड़ी उस पर वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे उसी का नेचर बताना था। फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये सीटेड जो चाहे तो क्वेश्चन को छोटा भी करके दे सकता है, लेकिन ये बड़ा इसलिए करके देता है ताकि हमारा टाइम जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, ताकि हमें हमारी स्पीड भी बन जाए पढ़ने में और उसको सॉल्व करने में भी स्पीड बनी रहे। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के। हमें पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ है, हार्ड है, कितने सिलेबस जो है उसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत सारे इसके हेल्प हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित पदार्थों के निम्न पहलुओं को देखिए। सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था, दूसरा सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या, तीसरा प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या, चौथा है सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान। तो यहाँ पे दिया है उपरोक्त में से क्या रासायनिक अभिक्रिया होने के पूर्व एवं उपरांत एक समान रहता है? तो रासायनिक अभिक्रिया होने के पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कौन से पहलू जो हैं वो समान रहते हैं? तो यहाँ पे सभी पदार्थों के अणुओं की संख्या समान नहीं रहेगी, परमाणुओं की संख्या समान रहती है और सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का मान भी समान रहेगा, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था भी चेंज हो जाएगी और हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान नया रिएक्शन बने तो वहाँ पे उसका फिजिकल सब्सटेंस जो उसका स्टेट होगा वो चेंज हो जाएगा, अणुओं की संख्या होगी वो भी चेंज हो जाएगी, लेकिन परमाणु की संख्या और परमाणु के द्रव्यमान का मान सेम रहेगा। तो सी और डी यहाँ पे करेक्ट बनते हैं। सी और डी दिया है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक में पढ़ा था कि धातु जो अम्ल होता है धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस न लिख करके आपको दिया है पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो पॉप की ध्वनि देती है और वो कौन देता है? हाइड्रोजन गैस देती है। हाइड्रोजन गैस न तो इसका कलर होता है न तो इसका कोई स्मेल होता है। तो इसे कैसे पहचानेंगे? जब इसके पास आग की तीली ले जाएंगे, ठीक है, माचिस की तीली जलती हुई, तो वो क्या करेगा? पॉप ध्वनि के साथ एक साउंड देगा। तो इसीलिए पहचानेंगे कि वहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति ने खाना पकाने के लिए एक्स खरीदा, ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए उसमें से कौन से गुण होने चाहिए? तो उसमें सस्ता, ये तो पहली बात है, सस्ता तो होना ही चाहिए, उसका कैलोरी मान उच्च होना चाहिए और उसका ज्वलन ताप जो है वो मॉडरेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जैसे ही एयर के कांटेक्ट में रखा वो तुरंत जल उठा, जैसे सोडियम होता है, तो वो निम्न नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीटेट ए और बी आपका राइट आंसर बनेगा। तो कुछ क्वेश्चन सीटेट एक आध दो क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं जो कि समझ से ही बाहर होते हैं, जिसका आंसर वो इस तरीके से दे देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा ए और बी, ठीक। कि उसका कैलोरी मान उच्च कैलोरी मान हो और निम्न ज्वलन ताप हो और सस्ता हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुटकी KMnO4 जल आसवन संयंत्र में डालने से क्या होता है? तो वहाँ पे कार्बनिक अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। तो कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए KMnO4 को जल आसवन संयंत्र में डाला जाता है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये दिया है कि एक विद्युत परिपथ में स्विच विद्युत धारा का स्रोत होता है। तो आप ये बताइए, किसी भी
आपके घरों में बोर्ड लगा होगा तो स्विच जो होता है ऑन ऑफ करता है। तो अगर बिजली नहीं आई है तो स्विच ऑन ऑफ करने से लाइट जल जाएगी क्या? तो नहीं जलती है। तो जो स्विच होता है वो विद्युत धारा का स्रोत नहीं होता है, वो सिर्फ करंट को ऑन और ऑफ करता है। ठीक, स्रोत नहीं होता है, वहाँ से करंट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो कथन दिया हुआ है कि जब स्विच खुला यानी कि ऑफ हो तो टर्मिनल के बीच वायु विच्छेद विद्युत के प्रवाह को रोकता है। तो ये भी सही बात है कि जब स्विच ऑफ होता है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है, यानी कि विद्युत प्रवाह वहाँ पे नहीं हो रहा होता है। तो ए आपका गलत हो जाएगा और आर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कहाँ है? राइट आंसर है ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर है, उनके वेग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो हल्की और भारी वस्तु का जो वेग होगा उनके मास पे डिपेंड करेगा। तो भारी वस्तु का जो वेग है वो हल्का वस्तु के वेग से कम होगा और जो हल्का वस्तु का वेग होगा वो ज़्यादा होगा किससे? भारी वस्तु से। तो यहाँ पे थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रॉपर्टी के भीतर का वह कौन सा स्थान है जहाँ भूकंप उत्पन्न होते हैं? तो वो केंद्र बिंदु से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने की विधि का सुझाव देने के लिए कहा। कुछ उत्तर हैं। तो विचुंबकित करने का मतलब कि उनके चुंबकीय गुण को ख़त्म करना, और ये कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे उनको गर्म कर दो, चुंबक को गर्म कर दो तो वो अपना गुण ख़त्म कर देते हैं और खो देते हैं। और दूसरा है कि उनको बार बार ज़मीन पे गिराओ। और तीसरा है कि उनको हैमर से पीटो, मतलब हथौड़े से बार बार उनको पीट के चकनाचूर कर दो। तो ये सभी आपके विचुंबकित करने के तरीके हैं। यहाँ पे चुंबक को दो टुकड़ों में काटेंगे तो वो फिर से अपने पोल्स क्रिएट कर लेंगे। चुंबक को जल में फेंकेंगे तो वो अपना चुंबकीय गुण जो ख़त्म नहीं करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि गंगा में आपके जब सिक्के निकालने होते हैं तो लोग चुंबक का यूज़ करके उनके सिक्कों को बाहर निकालते हैं। तो वहाँ पे भी चुंबक अपना गुण बनाए रखता है पानी में भी। तो ए, सी और एफ जो है आपके यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ए सी एफ कहाँ पे है भाई? ए सी ई। ठीक है, तो ए सी ई आपका थर्ड में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं बताना है। यहाँ पे फ्रिक्शन की बात हुई है। फ्रिक्शन आपको पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो यहाँ पे 3 फ्रिक्शन है और सबसे ज़्यादा स्टैटिक होता है, फिर स्लाइडिंग होता है, फिर सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन जिसे कि हम लोटनिक गति बोलते हैं, स्लाइडिंग सर्पी घर्षण बोलते हैं और स्टैटिक स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। तो यहाँ पे लोटनिक जो घर्षण है वो सर्पी घर्षण से अधिक है या कम है? तो कम है। तो ये पहला ही आपका गलत हो गया और जो गलत है वही सही होगा क्योंकि सत्य नहीं है पूछा है। दूसरा देख लेते हैं, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम ही तो है। तीसरा दिया है स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण से कम होता है। तो स्थैतिक जो घर्षण है यहाँ पे स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। तो यहाँ पे लोटनिक से अधिक ही है। सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है। तो यहाँ पे सर्पी जो है वो लोटनिक से अधिक है। तो 2, 3, 4 तीनों ये तीनों सही हैं, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च अपवर्तनांक के द्रव माध्यम में डुबोया गया उत्तर लेंस किसकी भांति कार्य करेगा? तो जो उत्तर लेंस उच्च अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाएगा तो वो अवतल दर्पण की तरह बिहेव करेगा। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और समान तीव्रता की 2 विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन हो सकता है? तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि 2 साउंड हैं, उनका अगर पिच भी सेम हो और उसका एम्पलीट्यूड भी सेम हो तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी, उनके जो गुण होंगे, उनके आधार पे हम उनमें विभेद करेंगे। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दिया है, रेफ्रिजरेटर के पाइप पर काला पेंट किया जाता है।
तो ये सही बात है। अपने फ्रिज वगैरह में देखा होगा, पीछे जो पाइप लगे होते हैं उनमें काला कलर का पेंट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अच्छे अवशोषक होते हैं। ठीक, मतलब कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छे विकारक होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ए आपका राइट है और आर भी आपका राइट है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पे पहले में भी पाइप की बात हो रही है, उसके काले पेंट की बात हो रही है, और दूसरे में इसीलिए उसका कारण बताया जा रहा है कि क्यों काला पेंट किया जाता है, क्योंकि वो अवशोषक और विकारक होते हैं, इसलिए ये उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। आज के लिए रहने देते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। लाइक और शेयर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिएगा, और चिंता मत करिएगा, हम जल्दी ही सारी जो बीच में रोडे आ रहे हैं उनको ख़त्म करके स्टार्ट करेंगे डेली। तो उसके लिए बने रहिएगा, आपके पेशेंस की ज़रूरत है। बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करिए, बाकी सब्जेक्ट को कवर करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।